So let's react to this video, the climate change propaganda you still believe in. So this topic is very close to me because I used to watch Sarthak's video and उसके वीडियो में he talks about climate a lot, like climate change. मतलब he talks a lot about this and बीच में तो ऐसा हो गया था कि मुझे और किसी चीज़ से फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया था कि all I used to care about was climate. तो लेट्स सी कि सुरेश व्यास को क्या कहना है इस बारे में. लाइक ही इज़ अ गुड यूट्यूबर, आई वुड से कि कुछ कुछ चीज़ें इसकी मुझे सही लगती हैं, कुछ कुछ सही नहीं भी लगती हैं. तो वो तो सारे कंटेंट से होगा ही. मतलब अगर हम किसी के कंटेंट को ऐसा मान लिया फिर किसी की बात को 100% उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो सही तो नहीं है, क्योंकि तब हम अपना ब्रेन नहीं यूज कर रहे हैं उसको. क्लाइमेट चेंज की ज्यादातर कई से आती हैं. Choose a more eco-friendly shipping option. Send fewer emails. Turn off lights when you leave a room. Change how you travel. हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए. आई एम श्योर इस वीडियो का टाइटल पढ़कर कम से कम 3 लोग टाइप कर ही रहे होंगे, अबे चलना पहले अपना एसी बंद कर फिर ज्ञान बांटना. रुको रुको, आप तीनों पहले पूरा वीडियो देख लो फिर भले ही कमेंट कर देना. देखो, पंखे बंद करने से लेकर प्लेन ट्रैवल अवॉइड करने तक इंडिविजुअल एक्शंस की लिस्ट काफी लंबी है, पर फिर भी हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और ग्लोबल टेम्परेचर लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है. और इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे जो लोग क्लाइमेट चेंज के एक्चुअल में जिम्मेदार हैं उन्होंने सालों तक बहुत क्लेवर प्रोपेगेंडा चलाकर आज ये हालत कर दी है कि क्लाइमेट चेंज के डिस्कशंस दाढ़ी बना रहा है कि मुंह? नहीं तो कटेगा ना. मॉडर्न सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में फॉसिल फ्यूल्स का बड़ा हाथ रहा है. इनके कारण फैक्ट्रीज बनी, ट्रेन्स चली और इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पहुंची. अगर कोयला और ऑयल नहीं होते तो ह्यूमंस शायद इस तेजी से प्रोग्रेस नहीं कर पाते. पर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती गई, गांव शहर में तब्दील होते गए, वैसे वैसे वैज्ञानिकों ने एक पैटर्न नोटिस किया. हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी. धीरे धीरे साइंटिस्ट का ध्यान इस तरफ बढ़ने लगा और 1970s में वैज्ञानिक इस बारे में सीरियसली रिसर्च करने लगे कि हमारी एक्टिविटीज का एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ रहा है. वॉलेस ब्रोकर ने 1975 में साइंस जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उनका दावा था कि आने वाले समय में पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने वाला है. और इसी आर्टिकल से ग्लोबल वार्मिंग शब्द पॉपुलर हुआ. अगले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर साइंटिस्ट कन्विंस होने लगे. बेसिकली हर बीतते साल के साथ ये साफ होने लगा था कि हमारी एक्टिविटीज के कारण एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और इससे पृथ्वी को भारी नुकसान होने वाला है. और इन एक्टिविटीज में बड़ा हाथ था फॉसिल फ्यूल्स का. तो इसके जवाब में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज ने क्या किया? वेल, उन्होंने सोलर और विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जीज की लेट मी टेल कि उन्होंने क्या किया. उन्होंने रिसर्च करा है इनके अपोजिट में. जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि जो भी चीज़ें होती हैं, अगर तो जैसे डेयरी कंपनीज होती हैं कोई भी बड़ी बड़ी, तो जैसे A2 मिल्क में है, तो A2 मिल्क शायद कुछ अलग होता नहीं है. जो बीटा कैसीन प्रोटीन होता है उसके 67th पोजीशन पे कुछ अलग रहता है ना, अमीनो एसिड कुछ ऐसा होता है, आई डोंट नो. लेकिन तो अब और ऐसा बहुत जो मार्केट किया जाता है कि A2 मिल्क इज़ फार सुपीरियर देन A1 और जर्सी मिल्क, तो ऐसा होता नहीं है. लाइक बस वो थोड़ा सा ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल रहता है, बस ये है. लेकिन जो अब जिसको बेचना है उसको महंगे में, तो जो डेयरी कंपनीज रहती हैं वो ऐसा रिसर्च या ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश कराती हैं उसके फेवर में. तो शायद ये किया होगा. या फिर अब इस केस में मुझे लगता है जो बड़े बड़े ऑयल कंपनीज हैं या फिर जो मेनली जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने ये सारी टेक्नोलॉजी पे जैसे विंड वाला और
पे रोकने का ट्राई किया होगा या फिर पता नहीं। रिसर्च में इन्वेस्ट किया और गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑयल एक्सट्रैक्शन को फेज आउट करने और कार्बन एमिशंस कम करने का प्लान बनाया, जिससे पृथ्वी बच गई। ऐसा होता तो ये वीडियो बनता ही नहीं। असल में ऑयल कंपनीज के खुद के साइंटिस्ट को भी पता था कि उनके प्रोडक्ट से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर उन्होंने जानबूझकर पब्लिक में इस बात से इनकार किया। फॉर एग्जाम्पल, एक्सॉन मोबाइल ने कई ऐसे ग्रुप्स को सालों तक फंडिंग दी जो ग्लोबल वार्मिंग के डेंजर को कम बताते थे और ये आर्ग्यू करते थे कि वो या तो उतनी बुरी नहीं है या वो इंसानों के कारण नहीं हो रही, वगैरह वगैरह। एक आर्गुमेंट तो ये भी था कि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से फसलों को फायदा होगा, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पर ही तो जीते हैं। दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में रेगुलरली पेड कॉलम्स पब्लिश होते थे जिनमें क्लाइमेट चेंज को लेकर लोगों के मन में डाउट्स पैदा किए जाते थे। इस सब के बावजूद धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग का क्लासिक है भाई, किसी भी इंडस्ट्री का क्लासिक है। लाइक अगर अब वो पैसा कमाना तो नहीं बंद कर देंगे भाई, मतलब कोई भी बिजनेसमैन है तो। और अगर ज़्यादा ही ऐसा होगा तो इंसानों को चिंता तो नहीं ही होती है वैसे, मतलब वी डोंट फकिंग केयर अबाउट क्लाइमेट चेंज, तो इतना खराब होता ही नहीं। ठीक है, मतलब मैं भी अगर एक्सॉन का मालिक होता तो भाई मैं अलग करता। ऐसा पैसा तो कमाना ही है सबको। लाइक इवन व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो देयर इज क्लाइमेट खराब हो रहा है, इससे भी कार्बन एमिशन बढ़ेगा, सर्वर्स में लोड पड़ेगा, लेकिन आई एम डूइंग दिस। इवन सुरेश व्यास तुम भी ये वीडियो डाल के कर ही रहे हो, तो भाई सभी इक्वली इन्वॉल्व है इसमें। तो इतना ज़्यादा प्रूफ इकट्ठा होने लगा कि अब उसके खिलाफ बोलना बेवकूफ़ी हो गई थी। तो ऑयल इंडस्ट्रीज ने तय किया कि वो इसके खिलाफ बोलने के बजाय इसका इल्ज़ाम आपके और मेरे सर पर डाल देंगे, और यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कार्बन फुटप्रिंट का। Carbon footprint. Carbon footprint. Carbon emissions. कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के कारण डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितनी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही हैं। आपके सुबह कार चलाने से लेकर बताओ साला, इसके चक्कर में भूटान का क्या हाल हो गया। लाइक भूटान तो अलग ही गड्ढे में है। मतलब ठीक है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह वगैरह पे ध्यान देते हैं तो, लेकिन और उनका कार्बन एमिशन एकदम जीरो है, क्या बोलते हैं उसको, जीरो है उनका ना, कि वो इवन आउट कर लेते हैं पूरा अपना। सही भी है, मतलब सबके अलग अलग प्रायोरिटीज हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूज करने तक सब कुछ इसमें काउंट होता है। बेसिकली क्लाइमेट चेंज में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, वो नंबर आपका कार्बन फुटप्रिंट है। पर इस कॉन्सेप्ट में गलत क्या है? अगर लोग अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे तो धरती को फायदा तो होगा ही ना, राइट? इस सवाल का जवाब मैं दूं उसके पहले अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। सन 2000 आते आते क्लाइमेट चेंज एक फैक्ट बन चुका था, मतलब उसके खिलाफ बोलने से अब कुछ नहीं होने वाला था। तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज में से एक ब्रिटिश पेट्रोलियम ने डिसाइड किया कि वो खुद की रीब्रांडिंग करेंगे। उन्होंने खुद को क्लाइमेट फ्रेंडली बताने के लिए PR एजेंसी के थ्रू एक कैंपेन लॉन्च किया, बियॉन्ड पेट्रोलियम। और इसी कैंपेन के तहत उन्होंने 2004 में अपनी तो भारत पेट्रोलियम का नहीं है ये लोगो, वेबसाइट ब्रिटिश पेट्रोलियम है। पर कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर लॉन्च किया और कार्बन फुटप्रिंट के आइडिया को प्रमोट करने के लिए एड्स चलाए। What size is your carbon footprint? Is that it? You mean the effect that my living has on the earth in terms of the products I consume? Oh my God. ये कैलकुलेटर हिट हुआ। लॉन्च होने के पहले ही साल में इस पर 2.5 लाख से ज्यादा विजिटर्स आए। आज भी आपको एक गूगल सर्च करने पर ऐसे कई कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आप पृथ्वी के लिए क्या बेहतर कर सकते हो। अब ये कैंपेन इतना सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ झूठ नहीं बोला जा रहा है। कार्बन फुटप्रिंट पता होना और उसे कम करने की कोशिश करना अच्छी चीज है, लेकिन ये कैंपेन स्नीकी इसलिए था क्योंकि सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट पर फोकस करने से क्लाइमेट चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी कंपनी से शिफ्ट होकर इंडिविजुअल्स पर आ जाती है। आपको पता है दुनिया की टॉप 100 फॉसिल फ्यूल कंपनीज दुनिया की 70% से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती हैं। सोच के देखो एक बार, क्लाइमेट चेंज को रोकने का सबसे इफेक्टिव तरीका होगा
इन 100 कंपनीज को और इन 100 कंपनीज के इन्वेस्टर्स को टारगेट करना, उन पर दबाव बनाना, ना कि अरबों लोगों से जाकर के उनकी आदतें बदलवाना। पर अगर हमारा पूरा फोकस इसी पर होगा कि लोग क्या कर सकते हैं, तो कंपनीज और इन्वेस्टर्स से ध्यान हट जाएगा। ऑयल इंडस्ट्री तो चाहती ही ये है कि हमारा फोकस लाइट बल्ब बदलने या जल्दी शावर करने पर हो, जबकि हमें चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जितनी भी बातें हो रही हैं उसमें कम से कम 95% कॉन्वर्सेशंस बिलियनियर्स, कंपनीज, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट्स और पॉलिसीज के बारे में हो। हमें चाहिए कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बने, पर इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट पर ज्यादा ध्यान देने से उसका ठीक उल्टा हो रहा है। इसी सोच से वो कमेंट आती है कि कुछ भी बोलने से पहले अपना एसी चलाना बंद कर दो। ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम आपस में ही लड़ते रह जाते हैं। आम जनता पर इल्जाम थोपने का आइडिया ऑयल कंपनीज ने सीधा प्लास्टिक इंडस्ट्री से लिया है। जब प्लास्टिक एक ग्लोबल प्रॉब्लम बनने लगी तो कंपनीज ने बहुत स्मार्टली उसकी जिम्मेदारी कंज्यूमर्स पर डाल दी कि कूड़ा मत फेंको, रिसाइकल करो, रीयूज करो, जबकि गलती कंपनीज की थी। वो इतना सारा प्लास्टिक बना क्यों रहे हैं? प्लास्टिक इंडस्ट्री की खुद की रिसर्च में यही सामने आया कि रिसाइकलिंग से कुछ नहीं होने वाला, फिर भी उन्होंने रिसाइकलिंग को पुश किया। हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स के पीछे लिखे नंबर्स देखते रह गए और कंपनीज प्रॉफिट कमाती रही। इस तरीके से इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कई आइडियाज क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी लोगों के मन में डाले जा चुके हैं। उदाहरण के लिए पेड़ लगाने को भारत और दुनिया भर में काफी अच्छा माना जाता है। पहली तो बात, पेड़ कोई लगाता नहीं, पौधे लगाते हैं। दूसरा, इस टॉपिक पर मैंने कुछ साल पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें ढेर सारे डेटा के साथ यही एक्सप्लेन किया था कि एक इकलौते व्यक्ति के 10 पौधे लगाना हो, चाहे सरकार के लाखों पौधे लगाना हो, क्लाइमेट चेंज पर इसका कोई खास असर नहीं होता, क्योंकि पौधों को बड़ा होने में सालों लगते हैं और उसके बाद भी वो बहुत धीरे काम करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। पर पेड़ लगाने से ना ये फीलिंग जरूर आ जाती है कि हमने कुछ कर दिया। अरे हम तो पेड़ लगाते हैं, अब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में क्यों पढ़ें, ये वीडियो क्यों देखें, क्यों शेयर करें? हमें और मत बोलो। इसे कहते हैं सेल्फ लाइसेंसिंग इफेक्ट, जिसमें एक अच्छी चीज करने पर व्यक्ति को लगता है कि उसे दूसरी जगह पर अच्छा नहीं करने का लाइसेंस मिल गया। मैंने तो वो कर दिया ना यार, मैं ये क्यों करूं? फाइनली एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। मांस, दूध और अंडे की इंडस्ट्रीज में एनिमल्स पर बेहिसाब क्रूएल्टी होती है और ये इंडस्ट्री क्लाइमेट चेंज में भी दूसरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है। रिसर्च बताती है कि अगर मांस और दूध की इंडस्ट्रीज ऐसे ही चलती रही तो फॉसिल फ्यूल्स बंद कर देने पर भी पृथ्वी का बुरा हाल हो जाएगा। तो इस इंडस्ट्री को रोकने के लिए कई लोग तो हम क्या खाना खाना छोड़ देंगे क्या? हर चीज से ही दिक्कत है भाई। दूध से दिक्कत, मांस से दिक्कत, सबसे दिक्कत। अगर सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी तेल वाली तो हम चलेंगे कैसे? हाउ विल वी कम्युनिकेट भाई? ये कैसे होगा? हम कम्यूट कैसे करेंगे? हैं? ये दुनिया चलेगी कैसे भाई? इन सब चीजों का क्या कर लेंगे हम बचा के क्लाइमेट? हैं? मतलब अगर फक भाई, इतना चूतिया आर्गुमेंट है भाई कि तो फिर खाना खाना छोड़ दें क्या? जो हैं, मतलब वो कोई एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते। अब लोगों का वीगन बनना वेस्ट नहीं है, उनके वीगन बनने के कारण ही आज ढेर सारे प्लांट बेस्ड मिल्क्स, मीट और दूसरे अल्टरनेटिव्स मार्केट में मौजूद हैं। ग्लोबली प्लांट बेस्ड डाइट्स के बेनिफिट्स पर काफी रिसर्च हुई है। उनके वीगन बनने से कई जानवर तड़पने और मरने से बचते भी हैं। तो वीगन होना अच्छी चीज है, बढ़िया है, लेकिन सिर्फ वीगन बनने से इंडस्ट्री गायब नहीं हो जाएगी। कुछ एनिमल जरूर बचेंगे, पर अगर इस इंडस्ट्री को ही टारगेट करना है तो वो पॉलिसी लेवल पर ही होगा। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एक एक करके लोगों को वीगन बनाते रहेंगे और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक पॉइंट पर हमें ऊपर से कुछ ना कुछ। क्यों भाई? हम डिक्टेटरशिप पे नहीं रहते ना आज। एवरीवन, सबके पास राइट्स है भाई कि वो क्या कंज्यूम करेगा, क्या नहीं कंज्यूम करेगा। अगर तुम्हें क्लाइमेट से इतनी दिक्कत है भाई तो तुम मत करो, है ना? और अगर सरकार नहीं बोल सकती है भाई, हमारे पास राइट, फ्रीडम ऑफ चॉइस है भाई, है ना? वी कैन ईट, वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट, अनलेस भाई हम लॉ नहीं ब्रेक कर रहे हैं। और आप ऐसा लॉ थोड़ी बना सकते हो कि हम बन तो चुका है कि पीपल कांट ईट बीफ नाउ, लाइक दैट्स इन माय माइंड इज
वेरी कॉन्ट्राडिक्टिंग, लाइक एज अ हिंदू मुझे वो अच्छा लगता है पॉइंट कि भाई गाय माता है, लेकिन फिर आई डोंट नो व्हाट टू से, लाइक फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस तो आप ब्रेक हो ही रही है। केरल वगैरह में अभी नहीं है ना। एक्शन चाहिए होगा। ओके सुरेश, समझ गया, लाइट बल्ब और शॉवर पे फोकस करवाना ऑयल कंपनीज का प्रोपेगेंडा है, तो पर फिर मैं करूँ तो करूँ क्या? वेल, इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं वो सभी 3 तरीकों से क्लाइमेट चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है उनका कंजम्पशन। हमने बात करी कि सिर्फ कंजम्पशन पर फोकस करना ठीक नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि अपना कंजम्पशन कम करना गलत हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, प्लांट बेस्ड डाइट पर शिफ्ट होना, एयर ट्रैवल कम करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करना, ये सब अच्छी चीजें हैं और जिम्मेदार नागरिक होने के इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बनाने में जितना कार्बन एमिशन होता है वो आप लेट मी सी, ठीक है, लेट मी सी। सो यहाँ पे मैंने देखा कि क्या है, ठीक है, कार्बन एमिशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव सिग्निफिकेंटली लोअर टोटल लाइफ साइकिल कार्बन एमिशन देन पेट्रोल कार्स, often producing around 30 to 40% less carbon dioxide over their lifetime। क्योंकि आप अगर उसे चार्ज कर रहे हो, ठीक है, फिर भी कार्बन एमिशन हो रहा है, ठीक है ना। अब बात रही कि बैटरी बनाने में कितना कार्बन एमिशन होगा उसका ओवर लाइफ टाइम। डिस्पाइट हैविंग हायर मैन्युफैक्चरिंग एमिशंस ड्यू टू बैटरी प्रोडक्शन, वाइल पेट्रोल कार्स emit CO2 through tailpipes constantly, EVs have zero tailpipe emission and becomes cleaner as electricity grids shift to renewables। Manufacturing emissions, producing EVs is more carbon intensive than petrol cars due to battery manufacturing, with some estimates suggesting 70% higher production emission। Okay, ड्राइविंग या ऑपरेशनल एमिशंस, EVs have zero tailpipe emission, their operational emissions depends on grids energy mix। एग्जाम्पल में कोल वर्सेस, ठीक है। लाइफ टाइम एमिशन, ओवर लाइफ टाइम इतना किलोमीटर पेट्रोल कार समेत 32 break even। EVs typically offset their higher production emission within like, तो दिस ऑल्सो देख रहा है ना कितना सेडी है ये ईवी वाला भी, मतलब आई थिंक EVs आर मोर इकोनॉमिकल, मतलब या फिर विल बी मोर इकोनॉमिकल इन फ्यूचर, लेकिन या फिर फ्यूचर में क्या पता कार्बन एमिशन बैटरी बनाने में या फिर टाइप से में कम हो जाए, लेकिन अभी तो कम नहीं है, ठीक है। आपको बैटरी भी चेंज कराना ही पड़ेगा, और मेनली कार्बन एमिशन उसी में हो रहा है। तो बुलशिट है भाई, टोटल बुलशिट है कि EVs में कम कार्बन एमिशन होता है। उसको चार्ज कैसे करोगे EVs को, हैं? और इनकन्वीनियंस जो आपको कॉज होगा EVs के द्वारा वो तो अलग ही है। लेकिन आते हमें करना चाहिए। इस वीडियो का मोटिव आपको डिमोटिवेट करना नहीं है कि अरे कुछ नहीं होने वाला, फेंको कचरा, नहीं, बल्कि कंजम्पशन कम करना चाहिए। दूसरा तरीका है हमारी चॉइसेस। चॉइसेस में सिर्फ पैसे से खरीदी हुई चीजें नहीं आती। यहाँ पर सवाल है कि आपकी जिंदगी किस सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, आप कहाँ काम करते हो, क्या काम करते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर है, उन पैसों का क्या यूज हो रहा है, यहाँ तक कि आप कितने बच्चे पैदा करते हो। उदाहरण के लिए 2 व्यक्ति हैं, एक हमेशा ट्रेन से ट्रैवल करता है, फ्लाइट्स बिल्कुल अवॉइड करता है, और दूसरा व्यक्ति कभी कभार फ्लाइट्स में भी ट्रैवल करता है, एक इम्परफेक्ट लाइफस्टाइल फॉलो करता है। अब बताओ किसका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है? ऑफ कोर्स फ्लाइट में घूमने वाले का, राइट। पर जो व्यक्ति ट्रेन में ट्रैवल करता है ना, वो एक माइनिंग कंपनी के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करता है। दूसरी तरफ फ्लाइट वाला व्यक्ति रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। अब बताओ किसकी लाइफ से ओवरऑल पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है? ये हैं हमारी लाइफ की चॉइसेस, जो कई बार हमारे कंजम्पशन से ज्यादा मैटर करती हैं। फाइनली तीसरा और शायद क्या, अबे अभी
तो क्या करेगा इंसान? खाएगा कैसे? हैं सुरेश जी? कैसे खाएगा वो इंसान? वो जो कोयला वाला नौकरी नहीं करेगा तो? ये क्या? ओ माय गॉड, इट्स सो डम मैन। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अटेंशन। आप किस कंटेंट को बढ़ावा देते हो, किन वीडियोस को लाइक और शेयर करते हो। क्या आप अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स को साइड में रख के सिर्फ इन्वायरमेंट और पृथ्वी के एंगल से सोच सकते हो कि गवर्नमेंट इस मुद्दे पर क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो कितना सही और कितना नहीं। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जिसमें रेगुलरली न्यूज़ चैनल्स पर यह दिखाया जाता है कि कौन सी कंपनीज एमिशंस बढ़ा रही हैं, कौन सी कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा लगा रही हैं, कौन सा प्रोजेक्ट बिना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के चल रहा है। और वो पैसा कैसे कमाएंगी वो न्यूज चैनल्स हैं? और न्यूज चैनल्स, oh my god, it's so dumb. Oh fuck. जंगलों को साफ कर रहा है, कौन सी इंडस्ट्री नदियों को गंदा कर रही है। ऐसी दुनिया जिसमें इन्फ्लुएंसर्स छोटी छोटी लाइफस्टाइल टिप्स देने के बजाय कॉर्पोरेट अच्छा, और इंटरटेनमेंट का क्या? मतलब बस सब यही बात करें कि भैया भैया उस कंपनी है ना, वो पोल्यूशन कर रहा है, अब वो घर मत बनाओ क्योंकि ईटा बनने में बहुत पोल्यूशन होता है। तो भैया फिर हम रहेंगे कैसे? वो झोपड़ी लगा लो। अब झोपड़ी में बारिश तो उससे ना, झोपड़ी में तो बारिश होगी भैया, तो उसे आप उससे ढक लेना, जो जो प्लास्टिक आता है। लेकिन भैया फिर प्लास्टिक से भी तो कार्बन एमिशन होगा। क्या है? अकाउंटेबिलिटी की ज्यादा बात करते हो, ये समझाते हो कि लेटेस्ट बजट में क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है। ऐसा इंफॉर्मेशन कल्चर बनाने में हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन, एनवायरमेंट, वाटर क्राइसिस, इन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने से व्यूज नहीं आते, इसीलिए तो इन्फ्लुएंसर्स नहीं बनाते। तो अपनी अटेंशन इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देना, इस बारे में डिस्कशंस करना, इन्हें शेयर करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जब तक ये इश्यूज इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनेंगे, जब तक ये इश्यूज इंटरनेट पर बहुत कॉमन टॉपिक्स नहीं बनेंगे, तब तक इन पर प्रोग्रेस के चांसेस कम ही रहेंगे। बाय द वे, मैंने मेंशन किया कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग बेसिकली एक स्कैम है, जो कि सच है। हमारे प्लास्टिक आइटम्स पर बना हुआ ये साइन रिसाइकलिंग का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये प्रोडक्ट रिसाइकल होगा। ये प्लास्टिक इंडस्ट्री का एक झूठ है जिस पर हम आज तक विश्वास करते हैं, और इस बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको जरूर देखना चाहिए मेरा ये वीडियो। ठीक है भाई, देखेंगे फ्यूचर में। इट वॉज अ गुड वीडियो। आई वुड से कि कुछ चीज़ें से मैं नहीं एग्री करता, जो कि कोई भी जो अपना थिंकिंग रखता हो, जिसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों के लिए, उसको नहीं भी करना चाहिए। यू कैन डिसएग्री विथ मी टू, और यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स कि मैं किन चीज़ों से तुम डिसएग्री कर रहे हो। गुड वीडियो, ठीक है। मतलब इफ यू आर वॉचिंग दिस सुरेश, तो ओके, लेट्स गो।